हेलो। गुड इवनिंग हरेंद्र आदित्य। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है भाई? आदित्य। अच्छा, आदित्य हरेंद्र, तुम लोग अभी क्लास करके आ ही रहे हो क्या? अभी तुम लोगों ने क्लास किया क्या 11th वाले में? बहुत अपने आप को परेशान मत करो भाई। ठीक है। ये सारे लेक्चर आप जो है रिपीटर बैच वाले में भी देख सकते हो अपने समय के अनुसार। अच्छा, आदित्य आपने कल ज्वाइन किया है बैच? अच्छा। ओके। तो पहले से कुछ पढ़े हो भाई आदित्य? पहले से कुछ पढ़े हो, क्योंकि ये चैप्टर समाप्ति पे है। प्रवीण, कैलाश, सभी को गुड इवनिंग। संचिता गुड इवनिंग। भव्यदीप गुड इवनिंग। उपेंद्र गुड इवनिंग। अच्छा, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो? ओके। चलिए, 11th का रिवीजन अगर अभी आपको समय मिल रहा है तो धीरे धीरे लेक्चर्स देख के कर सकते हैं, है ना। लेकिन अभी नहीं मिल रहा है तो मत करिए, इसको हैम्पर मत करिए। जो चल रहा है उस पर मैक्सिमम प्रैक्टिस पहले जरूर करिए, उसके बाद समय मिलता है अगर आपको तो आप कर सकते हैं। आगे बढ़े भाई। चलिए, तो अपना जो लास्ट टॉपिक था वो एम्पियर्स लॉ था। तो आज हम एम्पियर्स लॉ की बात करेंगे। जैसे गॉस लॉ देखा था उसी तरीके से यहां पे भी एक लॉ है, एम्पियर्स लॉ। ठीक है। तो एम्पियर्स लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फायदा होगा, वो सारी बातें जानते हैं धीरे धीरे। ठीक है। एम्पियर्स लॉ। ठीक है भाई हरेंद्र, थैंक यू, बट ये सब उपाधि देने से मतलब बड़ा डर लगता है। आम इंसान रहना ज्यादा अच्छा है, मानते हो कि नहीं? क्योंकि जब कोई भगवान बनेगा तो भगवान का ऑपोजिट होता है शैतान। तो भगवान जो बनेगा फिर उसको हो सकता है कि शैतान की उपाधि भी मिले। लेकिन जो अगर आदमी है तो ना वो भगवान बनेगा ना फिर उस लेवल पे ऑपोजिट पे भी जाएगा। ठीक है। बड़ा डर लगता है। मैं बहुत नॉर्मल इंसान हूं, तो नॉर्मल ही रहने दो। फिजिक्स का एक से एक लोग हैं, फिजिक्स पढ़ाने वाले एक से एक है। ठीक है। तो मैं अपने आप को कुछ नहीं मानता कि मैं ही कुछ पढ़ा रहा हूं, एक से एक लोग हैं। तो एम्पियर्स लॉ, ठीक है। एम्पियर्स लॉ क्या हो जाएगा कि अब देखते हैं कि एम्पियर्स लॉ में सबसे पहली बात करें कि इसका स्टेटमेंट क्या है और ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो सुनो ध्यान से। ये आपका सोच है, मैं डिजर्व करता हूं इसके लिए थैंक यू। ठीक है। बस आप इतना कर दीजिए कि सिलेक्शन लेके दिखा दीजिए। ठीक है, मेरे लिए वही बहुत है। सबसे बड़ी उपाधि यही है कि मैं जिनको पढ़ा रहा हूं उनका कहीं ना कहीं करियर जो है अच्छा सेटल हो जाए, जिसके लिए आप घनघोर मेहनत कर रहे हैं। तो आपको एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाए, एनआईटी और आईआईटी। ठीक है। तो हम मानेंगे कि हमारा पढ़ाई, मैंने जो पढ़ाया वो सार्थक है। ठीक है। बाकी मैं कुछ भी हूं और रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर मुझे भी लगेगा कि मैं चाहे गॉड हूं चाहे नहीं हूं, उससे मैटर नहीं करता है। मेरे पढ़ाने से आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं वो मैटर करता है। तो एम्पियर्स लॉ में क्या होगा देखो कि ये बात आप लोग सभी लोग समझ रहे होंगे कि जब हम लोग ने कूलम्स लॉ पढ़ा था तो कूलम्स लॉ से भी हमने इंटीग्रेशन करके फील्ड निकालना सीखा था, है ना। कूलम्स लॉ से हमने इंटीग्रेशन करके क्या किया था, इंटीग्रेशन करके
बहुत सारे बॉडीज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। फिर हम गॉस लॉ से भी हमने बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, याद करो, शीट के लिए निकाला था। उसके बाद से हम लोगों ने किसके लिए निकाला था, का स्फेयर के लिए निकाला था, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों निकाला था। लेकिन मैंने तुम लोगों को बताया था कि गॉस लॉ को आप प्रेफरेंस वहां दो जहां पे सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, और जहां पे आप ई डॉट डीएस को, ध्यान से सुनिएगा, जहां से आप ई डॉट डीएस को इजिली सॉल्व कर पाते थे। तो मैंने आपको यही कहा था कि जो ई डॉट डीएस है, जो अपना ई डॉट डीएस है, आप उसमें अगर ई एरिया वेक्टर के पैरेलल हो जाए या एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए, तो ऐसे केसेस में हम गॉसियन सरफेस मानते थे और गॉस लॉ अप्लाई कर देते थे, क्योंकि वहां से हमें इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस का आसानी से हो जाता था। ठीक उसी तरीके का एक अल्टरनेट फॉर्म आपको यहां मिलने जा रहा है इन टर्म्स ऑफ एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ, बायट-सेविट्स लॉ से भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, निकाला भी है हम लोगों ने कई सारे बॉडीज का, करंट कैरिंग एलिमेंट का। लेकिन हम एक अल्टरनेट मेथड पढ़ने जा रहे हैं, एम्पियर्स लॉ, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऑफ एनी करंट कैरिंग लूप। फिर आप बोलोगे सर दोनों में अंतर क्या है और कब कहां यूज करें? तो अंतर ये है, अभी स्टेटमेंट से आपको समझ में आएगा, पहले देख लेते हैं कहां यूज करेंगे। लेकिन ये आपने थोड़ा बहुत समझ लिया होगा कि ये एक अल्टरनेट फॉर्म है करंट कैरिंग एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, बायट-सेविट्स के अलावा। पहले ही एम्पियर ने क्या बोला वो समझ लीजिए। इन्होंने बोला, स्टेटमेंट देखिए, लाइन इंटीग्रल of B dot dl around a closed loop जिसको हम क्या नाम देंगे, जैसे वहां गॉसियन सरफेस नाम दिया था, यहां क्या नाम देंगे, एम्पीरियन लूप। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा कि वहां पे गॉस लॉ जो है कैसा होता था, गॉस लॉ में जो गॉसियन सरफेस था वो हमेशा क्लोज बॉडी होती थी, है ना। गॉसियन सरफेस आप जो लेते थे वो हमेशा एक क्लोज लेते थे, यहां ऐसा नहीं है, यहां एक लूप होगा, ठीक है, 2 डायमेंशन। तो लाइन इंटीग्रल, तो मैं ऑफ की जगह पे ये पूरा लिख ही देता हूं। या चलो ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल अराउंड ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट enclosed within the Ampérian loop. Within the Ampérian loop. तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल अराउंड ए क्लोज लूप, दैट वी कॉल इट, एक मिनट, इसे एम्पीरियन लिखिए। ठीक है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल अराउंड ए क्लोज लूप दैट इज एम्पीरियन लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इंक्लोज विद इन द एम्पीरियन लूप, है ना, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इंक्लोज विद इन द एम्पीरियन लूप। इनका ये कहना था कि कोई भी एक करंट कैरिंग लूप ले लो, कोई भी एक लूप ले लो जिसका नाम होगा एम्पीरियन लूप, ठीक है। उस एम्पीरियन लूप में आप क्या करने जा रहे हो, लाइन इंटीग्रल करोगे। मैं तुम लोगों को बता चुका हूं उसी समय गॉस लॉ में कि जब ई डॉट डीएस करते हैं और क्लोज लूप में करते हैं तो एक सर्कल मारते थे इंटीग्रेशन साइन में। तो ई डॉट डीएस है,
और क्लोज सर्कल मार रहे हो, मतलब वो सरफेस इंटीग्रल है ऑन ए गॉसियन सरफेस। यहां पे क्या होगा, ई डॉट बी डॉट डीएल का क्लोज लूप में अगर हम लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं, मतलब ये क्लोज लूप का सिंबल है और ये हो जाएगा बी डॉट डीएल। तो बी डॉट डीएल का लाइन इंटीग्रल कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि डीएल ले रहे हैं, डीएस नहीं ले रहे हैं, तो बी डॉट डीएल। और क्लोज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे आप देखो ये सर्कुलर है, तो लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल ऑफ एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इंक्लोज। जैसे वहां पर होता था ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है सभी बच्चों को? तो यहां पे सरफेस इंटीग्रल इन ए क्लोज लूप था, यहां पे लाइन इंटीग्रल इन ए क्लोज लूप है, और यहां पर म्यू नॉट टाइम्स आई इंक्लोज है, यहां पे 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू इंक्लोज था। क्लियर है? तो ये अपना एम्पियर्स का फॉर्मूला है, एम्पियर्स लॉ का, और ये इसका स्टेटमेंट है। अभी तो बहुत कुछ नहीं समझ में आया होगा, लेकिन इतना क्या उसने बोला ये तो समझ गए कि उसने ये बोला कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, कोई भी बी डॉट डीएल का हम लाइन इंटीग्रल करेंगे, किस में करेंगे भाई? तो किसी क्लोज लूप में हमेशा होगा वो लाइन इंटीग्रल। अच्छा, तो क्लोज लूप का नाम मैंने दिया एम्पिरियन लूप। जैसे आप गॉसियन सरफेस चूज करते थे, वैसे ही यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एम्पिरियन लूप चूज करना होगा। ठीक है? अच्छा, अब सभी बच्चे ये बताएंगे कि आप बायट-सेवर्ट्स लॉ के जगह पे इसे कब प्रेफर करेंगे, जरा आप लोग खुद बताइए। बायट-सेवर्ट्स लॉ के जगह पे आप इसको कब प्रेफर करेंगे, थोड़ा बताइए आप लोग। अरे एग्जाम्पल भी देंगे, काहे बेचैन हो रहे हो, पहले इसको समझ तो लो। बी डॉट डीएल को कहां प्रेफर करेंगे बायट-सेवर्ट्स के जगह पे? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहां पर कॉस आइदर 0 हो या जहां पर 90 हो। बहुत बढ़िया, क्योंकि ई डॉट डीएस से आप पढ़ ही चुके हो, तो इसको आप कब प्रेफर करोगे? इन सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रेफर फॉर कैलकुलेटिंग फील्ड where B dot dl is either 0 or B dot dl is equal to BDL। मतलब आप वहां प्रेफर करेंगे जहां पे आइदर B डॉट डीएल 0 मिले या B डॉट डीएल जो है BDL मिले। ठीक है, वहां पे आप इसे प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर बाकी जगह पे आपको पता है BDL cos थीटा हो जाएगा, BDL cos थीटा हो जाएगा, और वो एंगल अगर चेंज हो रहा होगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, हम उसे इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम प्रेफरेंस वहां देंगे। ठीक बात है। अब जरा इसके आरएचएस की कहानी ढूंढते हैं। एलएचएस की तो हमने कुछ अभी ढूंढी है, पूरी नहीं। आरएचएस में इन्होंने बताया है कि म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इंक्लोज, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इंक्लोज। ठीक है, आई इंक्लोज कैसे लिखें? जैसे आप गॉसियन सरफेस में, आप गॉस लॉ में आप गॉसियन सरफेस बनाते थे, जितना बॉडी के अंदर चार्ज इंक्लोज होता था आंख बंद करके लिखते थे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ ऐड करते थे, क्यू इंक्लोज मिल जाता था। बट यहां पर क्या करें? यहां पे आपको ये सीखना होगा कि किस करंट को आप पॉजिटिव लोगे और किस करंट को आप नेगेटिव लोगे, किस करंट को आप पॉजिटिव लोगे और किस करंट को आप नेगेटिव लोगे। म्यू नॉट की वैल्यू, अरे म्यू नॉट की वैल्यू नहीं पता तुम्हें? पहली बार क्लास कर रहे हो क्या भाई? म्यू नॉट की वैल्यू आपको बताई गई है, म्यू नॉट अपॉन इनफैक्ट 4 पाई की वैल्यू ही बता रखा था मैंने, होता है 10 की पावर -7 भाई। म्यू नॉट जो होगा वो हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, ये बताया जा चुका है।
अच्छा पता है, तुम ऐसे ही पूछ लिए मौज मौज में, क्या बात है, मतलब ऐसी मौज लोगे। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा कि हाउ टू चूज पॉजिटिव साइड ऑफ एम्पिरियन लूप। या हाउ टू डिसाइड लिखो। तो एम्पिरियन लूप जो तुम चूज करोगे उसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइड क्या होगा, ये तुम कैसे डिसाइड करोगे वो ध्यान से सुन लो। और अगर आपने एक बार एम्पिरियन लूप का पॉजिटिव साइड डिसाइड कर लिया, तो जो एम्पिरियन लूप का पॉजिटिव साइड होगा उस साइड में जो करंट फ्लो कर रहा होगा दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और उसके अपोजिट साइड को आप क्या लेंगे, नेगेटिव। जैसे मान लीजिए आपके पास, आप कैसे करोगे देखो, आपने कोई एम्पिरियन लूप चूज किया, बहुत सारे करंट, मान लो इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर हैं वो जा रहे हैं, मान लो मैंने एक ऐसा कोई भी एक एम्पिरियन लूप बना दिया ऐसा, ठीक है, और यहां पे कुछ करंट क्रॉस में है, कुछ डॉट में है, ठीक है। मान लीजिए यहां पर जैसे आई है, यहां पे I1 है, ये अपना I2 है, ये I3 है, ये I4 है। तो इन करंट को इंक्लोज करते हुए, इन करंट को इंक्लोज करते हुए आपने एक एम्पिरियन लूप बना दिया। लूप होगा, लूप हमेशा ये बी डॉट डीएल है, ध्यान रखिएगा, तो 2 डायमेंशनल लूप होगा। और आपने इधर क्रॉस बनाया है, तो अब इसमें सभी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपने कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाया है। डॉट का मतलब ये कंडक्टर ऐसे रहा होगा और इसमें करंट ब्लैक बोर्ड के बाहर निकल रहा होगा, इन दोनों में ब्लैक बोर्ड के अंदर जा रहा होगा, ठीक है। तो इन सारे चारों कंडक्टर को आपने एक, ये 4 कंडक्टर थे, आपने एक, समझो कि एक वायर है, वायर को ऐसे बना के इसमें इसमें इसको क्लोज में कर दिया, क्लोज लूप बना लिया। दिस इज बेसिकली कॉल योर एम्पिरियन लूप। ये अपना क्या कहलाएगा, एम्पिरियन लूप। अब हमें यह दिखना है कि हम जो आई इंक्लोज है, इसमें हम आई इंक्लोज लिखेंगे, तो किसको पॉजिटिव लिखेंगे किसको नेगेटिव, अपनी मर्जी से नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप क्या करो, एक कैसे करने वाले हो, आप एक आर्बिट कोई भी डायरेक्शन मान लो एम्पिरियन लूप में, ठीक है। तो पहला ये है, इमेजिन एनी तो एम्पीरियन लूप में कोई भी एक आर्बिट डायरेक्शन मान लो अपनी मर्जी से, दो ही हो सकता है, या तो आप क्लॉकवाइज मानोगे या एंटी क्लॉकवाइज। क्लोज लूप में करंट की दो ही मूवमेंट हो सकती है ना, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आप कुछ भी मान सकते हो। तो इमेजिन एनी आर्बिटरी डायरेक्शन ऑफ करंट इन एम्पीरियन लूप, ठीक है, दैट इज आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इफ करंट, एज्यूम करंट, ये आपने माना है हाइपोथेटिकल, एज्यूम करंट इन एंटी क्लॉकवाइज, then outward normal is the positive side of Empyrean loop.
एंड इफ क्लॉकवाइज इनवर्ड नॉर्मल मतलब अंदर की तरफ इज द पॉजिटिव साइड। एम्पीरियन लूप, तो ये तरीका है एम्पीरियन लूप का पॉजिटिव साइड डिसाइड करने का कि आप जो भी एम्पीरियन लूप है, ठीक है, जो भी आपका एम्पीरियन लूप है उसमें कोई एक आर्बिट करंट मान लो। जैसे मान लो मैंने यहां मान लिया ये है आई एज्यूम्ड, ठीक है। तो जैसे याद है तुम लोगों को मैंने बताया था कि आप करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक मोमेंट का एरिया वेक्टर कैसे डिसाइड करते थे, ठीक है। करंट कैरिंग में इफ एज्यूम्ड करंट इन एंटी क्लॉकवाइज द आउटवर्ड नॉर्मल इज द पॉजिटिव साइड ऑफ एम्पीरियन लूप, यही लिखा है भाई। एंड इफ करंट इन क्लॉकवाइज इनवर्ड नॉर्मल इज द पॉजिटिव साइड ऑफ एम्पीरियन लूप, ठीक है। तो यहां पर मैंने एज्यूम करंट एंटी क्लॉकवाइज माना है। तो याद है तुम लोगों को मैंने कहा था कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो एरिया वेक्टर से डिसाइड होता है। और एरिया वेक्टर कैसे निकालते थे, फिंगर को जो है करंट की डायरेक्शन में कर्ल करते थे, थंब आउटवर्ड जा रहा है, यही अपना एरिया वेक्टर होता था, यही मैग्नेटिक मोमेंट होता था। ठीक उसी तरीके से आई एज्यूम जो तुमने एंटी क्लॉकवाइज माना है तो फिंगर को इस तरफ करोगे तो थंब इधर आएगा, तो इसका पॉजिटिव साइड जो है आउटवर्ड नॉर्मल होगा। अगर आपने क्लॉकवाइज माना होता तो ये ऐसा होता और ये फिर इनवर्ड होता, तो इसका पॉजिटिव साइड इनवर्ड माना जाता। तो जो पॉजिटिव साइड की तरफ करंट होगा आई इनक्लोज में वो पॉजिटिव लिखा जाएगा और जो लूप के पॉजिटिव साइड के अपोजिट होगा वो नेगेटिव लिखा जाएगा, ठीक है। तो आई इनक्लोज के लिए फॉर आई इनक्लोज जब आप लिखोगे एक ही रूल है, पहले आपने पॉजिटिव साइड मार्क कर लिया, उसके बाद इनक्लोज करंट अलोंग द पॉजिटिव साइड टेकन एज पॉजिटिव। पॉजिटिव साइड ऑफ एम्पीरियन लूप टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। एंड अपोजिट टू टेकन एज नेगेटिव। तो इतने के बाद अब जैसे मैंने ये आई एज्यूम मैंने माना है तो सभी बच्चे बताएंगे कि इसमें आई इनक्लोज क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। आई इनक्लोज क्या लिखेंगे? अभी यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अभी मैं केवल आपको इसका आरएचएस वाला पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, म्यू नॉट आई इनक्लोज सिखा रहा हूं, ठीक है। बताइए आई इनक्लोज, बताइए जल्दी क्या लिखेंगे इसको देखकर। इसको देखकर बताइए यहां आई इनक्लोज क्या लिखेंगे? I4 प्लस I3 माइनस I1 I2। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका। एक ही बच्चे ने आंसर दिया है, पता नहीं क्यों। तो अब यहां पे आई इंक्लोज ये जो एज्यूम डायरेक्शन है, तो एज्यूम डायरेक्शन अपना एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी पॉजिटिव साइड जो होगी आउटवर्ड होगी, है ना। इसका पॉजिटिव साइड जो होगा आउटवर्ड होगा। तो जो आउटवर्ड में करंट इंक्लोज हुए हैं वो अपने क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। तो आई इंक्लोज क्या लिखोगे? I4 प्लस I3 माइनस I1 माइनस I2, ये टोटल आई इंक्लोज होगा भाई।
ये टोटल अपना आई इंक्लोज होगा। ठीक है, अगर मैं क्लॉकवाइज मान लूंगा, अगर मैं क्लॉकवाइज मान लूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने राइट हैंड पार्ट लिखना सीख लिया, म्यू नॉट आई इंक्लोज। ठीक है, और बाकी जो लेफ्ट पार्ट है वो तो बी डॉट डीएल है, जिसका हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। उसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो जो एम्पिरियन लूप का लाइन इंटीग्रल होता है, इस वाले में आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये जो बी डॉट डीएल होगा ये किस पर होगा, इट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ एम्पिरियन लूप, लाइन इंटीग्रल ऑफ एम्पिरियन लूप, एम्पिरियन लूप का लाइन इंटीग्रल होगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंस क्या होगा, एम्पियर्स लॉ हम कहां पे यूज करना चाहेंगे, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डीएल के आइदर पैरेलल होगी या फिर एंटी पैरेलल होगी या फिर बी डॉट डीएल के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अच्छा अब जैसे अब इसका देखिए एक एग्जांपल जो आप पहले से जानते हो, जैसे मुझे बी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर मुझे कैलकुलेट करना है। मैंने बायट सेवर्ट से तो कर लिया है ना, बी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए मैं एम्पियर्स लॉ यूज करना प्रेफर करूंगा। क्यों भाई, क्योंकि सभी बच्चों को मैंने इसका डायरेक्शन बता रखा है। ये जो करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर है, इसमें जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अब ये चैप्टर जो आपका जस्ट इसके बाद वाले से आप पढ़ सकते हैं भाई शोभित। ठीक है, जस्ट इसके बाद जो मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक होगा उससे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेंस का वो टॉपिक है वो पढ़ सकते हो। तो आई जो अपने पास होगा, मैंने बताया था कि यहां पर इनवर्ड होगा और इधर आउटवर्ड, तो इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल्स मिलेगा, मानते हो। तो अगर आपको यहां पे किसी आर डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वाया एम्पियर्स लॉ। ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले काम होगा एम्पिरियन लूप डिसाइड करना। तो एम्पिरियन लूप किस शेप का होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, तो ध्यान रखिएगा ये ऐसे डिसाइड होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखना। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाती है, तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जैसा ही लूप मान लूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जैसा ही लूप मान लूं, ठीक है, तो बी डॉट डीएल मेरे लिए आसान हो जाएगा। कैसे, मान लो मैं यहां पे एम्पिरियन लूप जो ले रहा हूं वो आर रेडियस का एक रिंग ले रहा हूं। दिख रहा है सभी बच्चों को। तो ये आर रेडियस का जहां पे मुझे निकाला है, यहां पर इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो इतने रेडियस का मैंने एक एम्पिरियन लूप लिया। किस शेप का लिया, क्लोज लूप रिंग के फॉर्म का, है ना, ये रिंग के फॉर्म का क्लोज लूप लिया, सर्कुलर लूप लिया। सर्कुलर एम्पिरियन लूप लिया मैंने। ठीक है, क्यों ऐसा लिया, क्यों लिया बताओ। सभी बच्चों को ये पता है भाई कि जो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, ये तो बता चुका हूं कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी भाई, ऐसी ही तो होती हैं इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो होगी इसमें कहीं पे भी, यहां पे जैसे देख रहे हो, तो बी जो है इसी डायरेक्शन में होगा, बी आपका इसी डायरेक्शन में होगा, ये देख पा रहे हो। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में होगा हर जगह पे इस तरीके से। और आपने एक लूप ऐसा चूज किया है, लूप आपने एक ऐसा चूज किया है जिसका जो बी
ये लूप आपने चूज किया है जिसका डीएल वेक्टर, अब पहली बात ध्यान से सुनो, एक कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि सर जो आपने बताया कि इसकी पॉजिटिव साइड कुछ भी मान लो, तो इससे क्या प्लस माइनस में कोई अंतर नहीं आएगा? मतलब मेरा ये कहना है कि इसका कोई भी पॉजिटिव साइड मान लो, मैंने यही कहा था आपको कि आप क्लॉकवाइज मानो चाहे एंटी क्लॉकवाइज मानो, क्या जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो इसमें प्लस माइनस का हेरफेर नहीं होगा? नहीं होगा। कैसे? देखिए, तो ये पहले सबको समझ में आ गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड का शेप है उसी शेप का हम एम्पीरियन लूप प्रेफर करेंगे उसी शेप का। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिस शेप की होंगी उसी शेप का हम एम्पीरियन लूप प्रेफर करेंगे। और नेट सेल में मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में हमेशा हम एम्पीरियन लूप सर्कुलर ही मानेंगे, ठीक है? हमेशा जो हम एम्पीरियन लूप आपके सिलेबस में जो भी चीजें हैं उसमें हम सर्कुलर ही मानेंगे। एक केस कराऊंगा जिसमें अलग होगा, वो क्यों उसको आगे देखेंगे। तो यहां पर मैंने एम्पीरियन लूप एक सर्कुलर मान लिया, उसका रीजन सभी बच्चों को पता है कि बी का जो डायरेक्शन है वो ऐसा है, ठीक है? अब भाई आप डिसाइड करो ना कि ये कंटेंट जो है 500 के लिए है कि 200 के लिए है कि 1000 के लिए है कि नॉन सेलेक्टेड के लिए है, ठीक है? आप लोग की एक अलग फिलॉसफी चलती है। ऐसा कुछ होता है क्या कि ये 100 का कंटेंट है, ये 200 का? पता है दुख की बात क्या है? दुख की बात ये है कि ये सब बोगस लोग जो है ना ये प्रचार कर रहे हैं, आपकी गलती नहीं है। जस्ट लाइक बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे लोग जो है इस बोगस पना को जो है प्रचार कर रहे हैं कि ये लेवल, ये लेवल तो होता है, बिल्कुल होता है भाई। जेई एडवांस का एक सर्टेन लेवल है, वो होना चाहिए। बट कोई अगर रियल एस्पेरेंट है, अपने मायने में मानता है कि मैं रियल जेई का कैंडिडेट हूं, तो उसके अंदर ये खुद कैलिबर होना चाहिए कि वो डिसाइड करे कि ये भाई साहब जो पढ़ा रहे हैं ये उस लेवल का है कि नहीं है, ठीक है? और पहली बात मैंने आपको कई बार बताया कि जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो ये लेवल ओबल को दरकिनार करके पूरा फोकस करके कॉन्सेप्ट पे ग्रिप बनाना चाहिए, ठीक है? और जब ग्रिप बन रहा है तो उसके बाद आप खुद चेक करो कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो कितने लेवल का है, ठीक है? अब कुछ दिन में कुछ ऐसा होगा फिर कि कुछ लोग बोलेंगे कि यहां पे अपने आगे गले में पट्टी पहन के आएंगे, कुछ लोग यहां पे गले में पट्टी पहन के आएंगे, माई कंटेंट ओनली फॉर अंडर 100, प्लीज ओनली अंडर 100 स्टूडेंट कैन इंटरटेन मी, ठीक है? ऐसा लोग कर रहे हैं, आपकी गलती नहीं है। ऐसा पट्टी पढ़ के आ भी रहे हैं, कर रहे हैं अनाप शनाप चीजों को पढ़ा के, ठीक है? फिर कुछ लोग आएंगे कि मैं 5000 तक के कंटेंट वालों को केवल पढ़ाता हूं, मेरी फीस थोड़ी कम होगी। इस टाइप के बकवास चीजों में क्यों पढ़े हो मेरे भाई? बस फिजिक्स सीखो, ठीक है? और बाकी आपको आप खुद डिसाइड करिए कि आपके लिए कंटेंट कहां तक जा रहा है। तो सर्कुलर लूप है और ये यहां पर आई है, ठीक है? तो मेरा आपसे ये कहना है कि आपने ये तो इसको देखकर डिसाइड कर लिया कि इन जनरल एम्पीरियन लूप में एक पॉइंट और लिखना चाहूंगा कि इन जनरल एम्पीरियन लूप the shape of Ampérian loop मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये सभी बच्चों को अभी क्लियर हुआ कि हम एम्पीरियन लूप कैसे मान रहे हैं, ठीक है? अब चलिए अब ये देखते हैं कि आपने एम्पीरियन लूप बना दिया। अब मेरा जो क्वेरी था, तुम लोग तो पूछोगे नहीं कि सर क्या होगा कि यहां पर जो है करंट का कोई भी हम डायरेक्शन मानेंगे तो क्या उससे प्लस माइनस में कोई अंतर आएगा? चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए आपने यहां पे एज्यूम करंट ऐसा माना, इस एम्पीरियन लूप का नेक्स्ट पॉजिटिव साइड हमें डिसाइड करना है ना भाई। तो पॉजिटिव साइड डिसाइड करने के लिए आपने आई कुछ ऐसा आई एज्यूम मान लिया, मान लो आपने मान लिया।
जब आपने आई एज्यूम्ड ऐसा मान लिया, हाइपोथेटिकल आपने एक आई एज्यूम्ड मान लिया, तो सभी बच्चों को पता है कि डीएल हमेशा किधर लेते हैं, डीएल वेक्टर ऑलवेज टेकन along the direction of current flow. Always taken along the direction of current flow. ये तो सभी बच्चे बहुत पहले से बाइट सेवेट से जानते हैं, ठीक है। तो जब आप डीएल आपने किधर होगा, आपके लिए डीएल का फिक्स हो गया, जैसे ही आपने आई एज्यूम माना आपका डीएल वेक्टर फिक्स हो गया। किधर हो गया मेरा डीएल वेक्टर? डीएल वेक्टर मेरा इसी की डायरेक्शन में हो गया। ये सब डीएल वेक्टर है, बोलो भाई, जिधर आई एज्यूम उधर डीएल, तो ये अपना डीएल वेक्टर हो गया। ये अपना डीएल वेक्टर हो गया। ठीक है भाई, डीएल वेक्टर इधर हो गया। जब डीएल वेक्टर इधर हो गया, ये सब डीएल वेक्टर है। ये सब डीएल वेक्टर है, ठीक है, ये सारे अपने डीएल वेक्टर हैं। अब ध्यान से सुनो, आपका पॉजिटिव साइड किधर है? दिस इज आवर पॉजिटिव साइड, अपवर्ड, यही होगा। ये ऐसा है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर, जो एज्यूम करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करो, थंब की डायरेक्शन ऊपर है, दिस इज आवर पॉजिटिव साइड। तो आई इंक्लोज यहां पर एक ही वायर है, यहां पे एक ही वायर है, तो आई इंक्लोज में क्या लिखूंगा? ये हमारे पॉजिटिव साइड के लॉन्ग है, तो राइट हैंड साइड में मैं म्यू नॉट प्लस आई लिखूंगा। अब आ जाओ बी डॉट डीएल की कहानी। सभी बच्चों को पता है कि इस लाइन का मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंशियल होगा, मतलब वो डीएल वेक्टर के पैरेलल होगा। ये देख पा रहे हैं आप लोग? तो हमें फायदा मिला कि हम क्यों एम्पिरियन लूप ऐसे चूज कर रहे हैं। तो डीएल वेक्टर के पैरेलल होगा, वो भी टेंजेंशियल होगा बी, और वो भी इस तरीके से होगा एंटी क्लॉकवाइज में ही। ये छोटी छोटी बातें हैं, लोगों से पूछो मुंह बाके खड़े हो जाएंगे। मैं टीचर की बात कर रहा हूं। तो यहां पे ये डीएल है, तो ये बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल अपना क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो बी डॉट डीएल अपना जब पैरेलल हो गया, तो अब आप बहुत आसानी से यहां पे लाइन इंटीग्रल सॉल्व करने वाले हो और यहां बोलने वाले हो कि बी वेक्टर इज पैरेलल टू डीएल वेक्टर। तो अपना जो एलएचएस है इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज, यही लिखते थे। तो यहां पे आ जाएगा बी। अच्छा ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पे जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, हर एक, यहां से ये सर्कल है और ये परपेंडिकुलर है, तो यहां पे हर रेडियल डिस्टेंस पे अपना रिंग का एलिमेंट सेम है। तो हर इस पर्टिकुलर आर के लिए बी कांस्टेंट होगा। जैसे आप ई डॉट डीएस में पर्टिकुलर के लिए ई जो है कांस्टेंट लेते थे रेडियल डायरेक्शन में, तो यहां पर बी डॉट डीएल ये पैरेलल हो गया, तो आप इसको लिख सकते हो बी डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज। तो बी बाहर कर दोगे और ये लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज लूप डीएल आएगा इक्वल टू म्यू नॉट। आई इंक्लोज क्या लिखोगे भाई? आई इंक्लोज मेरे लिए प्लस आई है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मेरा पॉजिटिव साइड है उसी डायरेक्शन में ये करंट है, ठीक है। तो आपने यहां पे लिखा प्लस आई, और बी डॉट डीएल जो है बी डीएल हुआ, क्योंकि जिधर मैंने आई एज्यूम माना उधर डीएल वेक्टर है और अपना करंट ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है, दोनों पैरेलल हो गए। तो बी डॉट डीएल में बी बाहर हुआ, डीएल। अब डीएल, सभी डीएल को जोड़ोगे, तो आपको क्या मिलेगा? सर्कुमफेरेंस ऑफ द रिंग। सभी डीएल को आप जोड़ोगे तो ये क्या मिलेगा? सर्कुमफेरेंस ऑफ द रिंग। तो आपके पास होगा बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, और ये आपका जाना पहचाना पुराना फॉर्मूला मिल जाता है, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर।
जो आपने बायट सेवर्ट्स के लिए बायट सेवर्ट्स से यूज किया था जब हमने फाइनाइट के लिए किया था, फिर अल्फा बीटा को हमने क्या किया था, 90 डिग्री किया था। ठीक है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है सभी बच्चों को? अब देखिए कहानी, आप पूछ सकते थे कि सर आई एज्यूम को मैं उल्टा मान लेता हूं, आई एज्यूम को उल्टा मान लेता हूं, सेमी इनफाइनाइट के लिए नहीं कर सकते भाई, सेमी इनफाइनाइट या फाइनाइट के लिए नहीं कर पाएंगे, सेमी इनफाइनाइट या फाइनाइट के लिए आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसका रीजन आपको पता है कि वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड सेमी इनफाइनाइट के लिए अगर आप करना चाहोगे तो सेमी इनफाइनाइट में डायरेक्शन अलग जाएगा, है ना, तो वो आप नहीं कर सकते। एम्पियर्स लॉ इजी है, बायट सेवर्ट्स है, वो बात सही है, इजी है, लेकिन हर जगह पे इजी नहीं होगा। बायट ने तो आपको जनरल बता दिया था, डीएल कॉस है ना, साइन थीटा किसी एंगल्स पे भी हैंडल कर सकते हो। यहां पे मैंने आपको सिखाया है कि ये तभी प्रेफर करिएगा जहां बी डॉट डीएल आइदर पैरेलल हो या फिर परपेंडिकुलर हो। कॉस आ जाएगा जहां, वहां पे आप फिर लौट जाओगे। तो चलिए मुझे ये बताइए कि मेरा जो सवाल था, जो आपको मैं पूछ रहा हूं कि अगर मैं उल्टा मान लूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा एक्सप्रेशन पे? आइए देखते हैं। तो ये अपने पास वही था, मैं फिर इसको रिपीट मार रहा हूं, लेकिन अब मैं आई एज्यूम्ड उल्टा कर लूंगा, जिससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे एज्यूम से डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर फिर तो आई जो है माइनस में हो जाएगा, आई माइनस में हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अगर आपने डेप्थ में एम्पियर्स पढ़ा है तो आप अब समझ सकते हैं। कुछ बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब आप यहां पे एज्यूम क्या मान रहे हो? ऐसा मान रहे हो, आई एज्यूम मैंने लो उल्टा मान लिया, और इसमें करंट जो है आई था, इसमें करंट यही आई था, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आई एज्यूम मैंने उल्टा मान लिया। ठीक है, आई एज्यूम उल्टा मान लिया। अब देखो क्या होगा, जैसे ही मैंने आई एज्यूम उल्टा मान लिया तो मेरा जो डीएल वेक्टर है, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन फिक्स हो गई। डीएल वेक्टर कैसा चलेगा भाई? डीएल वेक्टर अपना ऐसा चलेगा, हर जगह पे डीएल वेक्टर आपका कुछ ऐसा होगा, देखो आई एज्यूम की डायरेक्शन में होगा। बोलो भाई, तो डीएल वेक्टर आपका, डीएल वेक्टर ये हो जाएगा, हर जगह पे डीएल वेक्टर ऐसा होगा। ये तो सब लोग समझ पा रहे हो। एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा डीएल वेक्टर, और हमारी पॉजिटिव साइड नीचे है। दिस इज आवर पॉजिटिव साइड ऑफ द लूप। तो पॉजिटिव साइड ऑफ लूप अपना ऐसा होगा, देखिए ये होगा अपना पॉजिटिव साइड ऑफ द लूप। पॉजिटिव साइड ऑफ लूप अब नीचे हो जाएगा हमारे आई एज्यूम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ लोगों ने बताना शुरू कर दिया। अब बी की डायरेक्शन किधर है भाई? तो बी तो अपना इस करंट से डिसाइड होगा, वो तो इधर ही होगी। तो बी जो है डीएल के एंटी पैरेलल हो जाएगा। ये अभी आपको लग गया, बता दिया तो आपको लग रहा है कि ये चीजें तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये रीजन जाके पूछिए, देखिए, सर्च करिए, तो बहुत कम चीज लोग इस चीज को करते हैं। जैसे तैसे मान के आंसर आ जाता है, वो अलग बात है, क्योंकि एक ही वायर होता है ना, आंसर इसीलिए आ जाता है। जहां मोर देन वन वायर है वहां पे वो गलती हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते हुए भी लोग सही कर देते हैं, उसका रीजन आपको यहां दिख रहा होगा क्यों सही कर देते हैं।
क्योंकि ये बेचारा अपने आप एडजस्टमेंट कर लेता है। अब यहां पे ये बी ऐसा होगा, बी वेक्टर ऐसा होगा इस पर्टिकुलर आर का, बी वेक्टर अपना ऐसा होगा। तो क्या देखा आपने, जब आपने उल्टा मान लिया तो आपने क्या देखा कि आरएचएस में अब आई इंक्लोज नेगेटिव होगा, आई इंक्लोज लिखूंगा मैं -i, लेकिन यहां पे बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर एंटी पैरेलल हो गए। एंटी पैरेलल होने का मतलब थीटा जो है पाई हो गया। तो यहां अपने पास लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज में, यहां पर भी एक माइनस आया, माइनस बी इंटू डीएल, बोलो भाई, और यहां पर भी एक माइनस आ गया। तो ये माइनस और ये माइनस कट गया और b इंटू 2πr, ये r है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, फिर से कहानी वही हो गई। तो b आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो हमारे एज्यूम करंट मानने से, हमारे एज्यूम करंट के उल्टा या सीधा मानने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये चीज देख पा रहे हैं आप? क्लियर है सभी बच्चों को? तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ये क्लियर है सभी बच्चों को? बोलो भाई। तो आपके एज्यूम करंट मानने और ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप आगे जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आप डायरेक्ट बीडीएल म्यू नॉट आई लिख सकते हो जब क्वेश्चन में आप कर रहे होगे। बट ध्यान रखिएगा कि कहीं आपसे इंक्लोज पूछ रहा है और एम्पिरिकल लूप की डायरेक्शन दे रहा है। क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जेई में भी कि अगर कोई बहुत सारा एम्पिरिकल लूप, कोई आपको बहुत सारा करंट है, कुछ ऊपर जा रहे हैं कुछ नीचे जा रहे हैं, ठीक है, और आपको एम्पिरिकल लूप की डायरेक्शन दे रखा है और आपसे आई इंक्लोज पूछ रहा है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ने वाली है। नहीं तो आप करते जाइए बिंदास होके, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर वही आ जाएगा। तो ये आपने पहला एप्लीकेशन देखा एम्पियर्स लॉ का। नेक्स्ट देखते हैं। इसका मतलब अब सभी बच्चों को ये चमकना शुरू हो गया होगा कि सर एम्पियर्स लॉ का यूज वहीं करें जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपनी सर्कुलर है, तो हम लूप भी सर्कुलर मान लेंगे और उसी का लाइन इंटीग्रल करना होगा। तो बी डॉट डीएल जो है अपना क्या हो जाएगा, आइदर बीडीएल या माइनस बीडीएल, अकॉर्डिंगली आई इंक्लोज भी अपनी साइन चेंज करेगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वेरी लॉन्ग cylindrical hollow conductor। ठीक है, तो अगर मैं एक हॉलो कंडक्टर लूं सिलेंड्रिकल, वेरी लॉन्ग है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है, वेरी लॉन्ग है, तभी कर पाऊंगा नहीं तो नहीं। क्यों? देखिए एक हम वेरी लॉन्ग
तो मान लो एक वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर है ये, ठीक है, बट हॉलो है। इसका इनर रेडियस, थिकनेस नेग्लिजिबल है, ठीक है, थिकनेस जो है नेग्लिजिबल है, माने इनर और आउटर रेडियस अपना नेग्लिजिबल है, अभी ये मान के चल रहे हैं। ये थिकनेस आपका मीन रेडियस आर लेके चलेंगे, ये थिकनेस नेग्लिजिबल है, आपको समझाने के लिए इतना थिकनेस दिखाया गया है। तो रेडियस हम आर मान के चलेंगे, ये थिकनेस नेग्लिजिबल है, डायग्राम में बनाया गया है बस आपको समझाने के लिए। थिकनेस जो है नेग्लिजिबल है। ठीक है, अब इसमें करंट कैसे फ्लो होगा? फिर आप जो कॉपी में पढ़ रहे हो उस कॉपी को मोड़ के सिलेंडर बना दो। तो कॉपी का जो थिकनेस है उसमें कंडक्टिंग बॉर्डर, कंडक्टिंग मटेरियल है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, ये सब आप पढ़ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो करंट डेंसिटी जे हमने निकाला है कई बार, तो इसमें बताने की बहुत जरूरत नहीं है कि करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट यहां से फ्लो होगा, इतने जो थिकनेस है जिसमें कंडक्टिंग मटेरियल है वहीं से करंट फ्लो होगा। बोलो भाई। तो यहां से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो करंट जो है इस जोन में ऐसे जा रहा होगा इस तरीके से, और ये थिकनेस नेग्लिजिबल है, मतलब आप रेडियस आर ही मान के चल रहे हो। पोटेंशियल डिफरेंस आपने इधर दिया होगा, ये हॉलो है, ये इसकी एक्सिस है, ये सिलेंडर की अपनी एक्सिस है, ठीक है। यहां पे आपने मटेरियल भर रखा है, कंडक्टिंग मटेरियल है, इसमें अपना कंडक्टिंग मटेरियल है, ये हॉलो है, इसमें अपना कंडक्टिंग मटेरियल है। समझ गए होगे सिचुएशन? ठीक है सभी बच्चों को? ठीक है, अब आप इजिली इसका निकाल सकते हो। अब मैंने क्यों बोला कि वेरी लॉन्ग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेरी लॉन्ग इसलिए बोला क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो भी जो है कंसेंट्रिक सर्कल होंगी, ठीक है। तो फॉर वेरी लॉन्ग इसीलिए बोला गया है, फॉर वेरी लॉन्ग सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वायर की तरह बिहेव करेगा, आर कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। तो अब आप यहां पे एम्पीरियल लूप किसी आर डिस्टेंस पे आपको चाहिए, इनसाइड और आउटसाइड दोनों देखते हैं। तो दो जगह हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इनसाइड, इनसाइड बताइए क्या करने वाले हैं, मतलब जनरल जो आर है वो लेस देन आर है, ठीक है। इनसाइड के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो आप बताइए आप लोग क्या होगा, इनसाइड के लिए करंट क्या होगा, जल्दी बताइए। तो आपने एक एम्पीरियल लूप ऐसे चूज कर लिया इनसाइड आर रेडियस का, ठीक है, ये अपना एम्पीरियल लूप होगा। ये एम्पीरियल लूप होगा, जीरो होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी आई इंक्लोज नहीं है, कोई भी आई इंक्लोज नहीं है। जैसे आप गॉसियन में देखते थे, ठीक है, तो आई इंक्लोज जीरो हो गया, तो बी डॉट डीएल जीरो होगा, बी अपना जीरो होगा। आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड में यही एम्पीरियल लूप किसी जहां पे आपको निकालना है जिस आर पे, तो आप उसके लिए एक बड़ा सा एम्पीरियल लूप चूज करेंगे। ठीक है भाई, तो एक बड़ा सा एम्पीरियल लूप चूज करिएगा, क्या हो जाएगा वो, ये है आर, आर रेडियस पे, जो कि ग्रेटर देन आर है।
ठीक है। तो अब इसके लिए मैं आपको बार बार फिर से वो नहीं समझाऊंगा कि आप क्या मानेंगे पॉजिटिव साइड, आपको मैंने बता दिया दोनों मान के। आपको पता है कि वो बी डॉट डीएल बीडीएल आना है और म्यू नॉट आई आना है, तो उस पर हम बार बार नहीं जा रहे हैं। तो आउटसाइड के लिए ये अब एम्पिरियल लूप होगा। ठीक बात है। तो एम्पिरियल लूप ये है, यहां पे हमें बी चाहिए, ये अपना आर है। अब ये अपना आर है जो कि ग्रेटर देन आर है। तो क्या आ जाएगा, आप ये मान के चलिए कि आपने पॉजिटिव साइड उधर ही माना है जिधर करंट फ्लो कर रहा है, तो वहां से बी डॉट डीएल, तो इसमें मैं डायरेक्ट लिख दूं, किसी कोई दिक्कत तो नहीं। बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो दिस इज जस्ट लाइक ए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो इसका वही रिजल्ट होगा, ध्यान रखिएगा, कभी आता है, पूछा भी गया है जेई मेंस में, ये सब डायरेक्ट पूछे गए। इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, ग्राफ भी पूछा गया है, तो ग्राफ भी इसका बहुत आसानी से बना सकते हैं, जैसे गॉस में आपने बनाया था। बी वर्सेज एक्सिस से डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस, बी वर्सेज रेडियल डिस्टेंस आर, ग्राफ क्या बनेगा, पहले तो यहां तक 0 होगा, यहां से यहां तक 0 होगा। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा गया है, ठीक है। और इसके बाद ये इस तरीके से इन्वर्सली होगा, ये ऐसा होगा। तो ये इसका बी वर्सेज आर का ग्राफ बन जाएगा। और मैक्सिमम कहां पर होगा भाई, मैक्सिमम होगा एट आर इक्वल टू आर, और वो होगा बी एट सरफेस, कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो सरफेस पे मैक्सिमम होगा, सरफेस पे मैक्सिमम होगा, इनसाइड 0 होगा, उसके बाद इनवर्सली जो है डिक्रीज करेगा, जस्ट लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला y इक्वल टू सी बाई आर वहां से, ठीक है। तो ये अपना सिलेंडर का ये हो जाएगा। अगर मान लो इसी में अब सॉलिड हो जाए, ये मान लो सॉलिड हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए solid conducting cylinder very long cylinder, तो क्या होगा, देखो कहानी वैसे ही होने वाली है जैसा अभी आपने देखा था। तो ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। अच्छा, सॉलिड सिलेंडर है तो मतलब पूरा भरा होगा ना ये, तो ये तो पूरा भरा होगा। तो इसमें एक काम करो, इसको हटा दो, ये इसकी एक्सिस होगी, ठीक है। अब पूरा ये कंडक्टिंग मटेरियल से भरा हुआ है, पूरा ये कंडक्टिंग मटेरियल से भरा हुआ है, ठीक है। पूरा ये कंडक्टिंग मटेरियल से भरा हुआ है, तो कंडक्टिंग मटेरियल से जब ये पूरा भरा हुआ है तो सभी बच्चों को पता है कि इसमें जो करंट होगा थ्रू आउट, इसमें करंट पूरा जो है
थ्रू आउट द वॉल्यूम होगा। बोलो भाई, जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा ही नजर आएगा कि हर जगह से करंट यहां से बाहर जा रहा है। अगर इधर से निकल रहा है तो करंट हर जगह से बाहर आपको नजर आएगा। ठीक है, थ्रू आउट द वॉल्यूम है ये। शायद समझ गए होंगे सभी बच्चे। ठीक है, थ्रू आउट द वॉल्यूम है। रेडियस इसका आर ले लीजिएगा, रेडियस इसका आर ले लीजिएगा। तो रेडियस इसका आर है। कैसे करेंगे? पहले आर लेस देन आर की बात होगी, तो आर लेस देन आर के लिए इनसाइड की बात होगी। एम्पिरियन लूप वैसा ही होगा, तो आप एक एम्पिरियन लूप इसमें जो चूज करेंगे वो ऐसा सर्कुलर चूज करेंगे। अब इस एम्पिरियन लूप का जो रेडियस है, इस एम्पिरियन लूप का रेडियस स्मॉल आर होगा, है ना। और यहां से जो करंट इंक्लोज होगा, क्या सारा करंट इंक्लोज होगा भाई? ये केवल आई इंक्लोज होगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये टोटल आई है, टोटल आई है ना। टोटल आई दिया हुआ है, वॉल्यूम नहीं बोलोगे, वॉल्यूम नहीं बोलोगे। आपने फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है ना आपने, तो जे है बेसिकली। वॉल्यूम क्यों बोल रहे हो? करंट पर यूनिट एरिया होता है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी की बात होती है यहां पर। तो या तो आपको क्वेश्चन में आई दिया होगा, ये टोटल करंट होगा, या आपको जे दिया होगा डायरेक्ट। ठीक है, तो आप यहां से बोल सकते हैं कि जो जे है वो है अपना आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। जो जे है, दिस इज योर करंट डेंसिटी। याद करिए सब लोग, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी जे इक्वल टू आई अपॉन आर स्क्वायर। तो या तो आपको टोटल आई दिया होगा तो आप जे निकाल लेंगे, या आपको जे दिया होगा तो डायरेक्ट आप आई इंक्लोज निकाल लोगे। तो यहां पे सभी बच्चे बताइए कि आई इंक्लोज क्या लिखने वाले हैं आप लोग? यहां पे आई इंक्लोज क्या लिखेंगे? एम्पिरियन लूप तो आप लोगों ने चूज कर लिया। ठीक है, ये है अपना एम्पिरियन लूप। तो जल्दी बता दीजिए यहां पे क्या लिखेंगे। अच्छा, बी डॉट डीएल पे मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, ये सभी को क्लियर हो चुका है कि बी डॉट डीएल हमारा बी डीएल होगा, चाहे आप कुछ भी मानिए, इसीलिए उस पर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। तो यहां पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपने पास हो जाएगा बी डॉट डीएल, और हमने आई एज्यूम मान लीजिए इधर ही माना है, तो आई इंक्लोज के पॉजिटिव साइड ही है। ठीक है, तो बी डॉट डीएल पैरेलल हो जाएगा। तो एक बार मैंने बता दिया दोनों तरीके से, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो क्या हो जाएगा यहां पे बी, ये तो डीएल ही होगा, इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लोज। तो आपको बस ये आई इंक्लोज पे ध्यान रखना है। और ये है अपना एम्पिरियन लूप का लाइन इंटीग्रल। कितने रेडियस का एम्पिरियन लूप है? स्मॉल आर का, तो यहां आएगा 2 पाई आर। और म्यू नॉट आई इंक्लोज क्या लिखा जाएगा? आप लिखेंगे आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, अगर आपको जे नहीं दिया है, इंटू कितने एरिया का चाहिए? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आई इंक्लोज सबको क्लियर हो गया? आई इंक्लोज सभी को क्लियर हो गया? या तो जे इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, या आपको आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू दिस। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बी आपको इनसाइड का मिल जाता है। कितना मिलेगा देखो, पाई से पाई कैंसिल कर दो तो म्यू नॉट आई, एक आर से ये आर कैंसिल होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर स्क्वायर इंटू आर। दिख गया सभी बच्चों को? ये अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। जे की फॉर्म में करना चाहोगे, इन टर्म्स ऑफ जे करना चाहोगे, तो जे को आप आई को जे पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, और इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 2 आर स्क्वायर। जे के टर्म्स में करना चाहोगे तो आई को लिख सकते हो जे इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आर।
अच्छा एक पाई रहेगा ना यहाँ पे, वही तो एक पाई रहेगा यहाँ पे। तो यहां से पाई आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो जे के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो आएगा म्यू नॉट जे बाई टू। तो आई विल सजेस्ट प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट, म्यू नॉट ये, और इसका वेक्टर फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। वेक्टरली क्या होगा, तो वो होगा म्यू नॉट, अरे इधर तो आर होगा ना, स्मॉल आर होगा ना। अच्छा एक मिनट एक मिनट, अभी मैंने आई लिखा था, ये आर अभी छूट गया था। तो म्यू नॉट जे आर बाई टू, या इसको आप ये लिख सकते हैं म्यू नॉट जे क्रॉस आर बाई टू। तो प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट बोथ इन वेक्टर फॉर्म, बहुत जरूरी है। एक क्यों जरूरी है अभी आपको रियलाइज हो जाएगा। म्यू नॉट बाई टू जे क्रॉस आर, म्यू नॉट वेक्टर फॉर्म लिखना चाहेंगे तो वो होगा जे क्रॉस आर। कैसे भाई, जे किधर होता है, करंट की डायरेक्शन में, और ये आर वेक्टर है ना। तो आप इसको समझ सकते हैं कि जे वेक्टर करंट की डायरेक्शन में, ये जे है और ये है अपना आर वेक्टर। तो जे क्रॉस आर करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इनवर्ट जाएगी। आप जे क्रॉस आर करिए तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में जाएगी, जाएगी कि नहीं। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अपनी क्रॉस में है, देखिए। तो वहीं से ये डायरेक्शन आता है, डायरेक्शन वहीं से आता है, ठीक है। तो म्यू नॉट बाई टू जे क्रॉस आर, ये वेक्टर फॉर्म भी जरूर ध्यान रखिएगा, या ये ध्यान रखिएगा। इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको ये फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि ये इनसाइड के लिए ये फॉर्मूला है बी इनसाइड, आउटसाइड के लिए क्या हो जाएगा। आउटसाइड में सभी बच्चे समझ रहे हैं कि उसमें क्या हो जाएगा। चलिए आउटसाइड के लिए भी कर लेते हैं। फॉर आर ग्रेटर देन आर, आउटसाइड, मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, है ना, बार बार मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं। आप लोग भी बता दीजिए मुझे कि बी तो इधर ही होगा, ये डीएल होगा इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज। तो सभी बच्चे बताएंगे यहां पर आई इंक्लोज क्या होगा। आई इंक्लोज क्या होगा, मैं इसी डायग्राम में अगर आपसे एम्पीरियन लूप बना दूं, इसी डायग्राम में बाहर के लिए मैं एम्पीरियन लूप बना दूं, तो क्या सभी बच्चे ये समझ जा रहे हैं कि ये है अपना एम्पीरियन लूप बाहर के लिए। तो ये एम्पीरियन लूप है बाहर के लिए। तो यहां पे सभी बच्चे ये बता पाएंगे क्या कि यहां पर आई इंक्लोज क्या होगा। ये आर है ग्रेटर देन आर, तो आई इंक्लोज यहां पर क्या होगा, बिल्कुल आई होगा। ये टोटल करंट होगा ना, ये पूरा का पूरा सिलेंडर ऑक्यूपाई है, पूरा का पूरा सिलेंडर ऑक्यूपाई है, तो टोटल आई करंट होगा, टोटल आई करंट होगा। ये बात सभी समझ पा रहे हैं। तो टोटल अपना यहां पर आई करंट हो जाएगा, आई इंक्लोज जो होगा वो टोटल आई होगा। तो और बी ये क्या लिखेंगे, इसका बता दीजिए जरा। डीएल वो पूरा जो है किसका होता है, एम्पीरियन लूप का लाइन इंटीग्रल हमेशा होता है। तो एम्पीरियन लूप का रेडियस अभी भी स्मॉल आर है, तो बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल आई। तो आपको दिख रहा होगा कि बाहर के लिए फिर से ये लॉन्ग वायर की तरह बिहेव करेगा। फॉर आउटसाइड इट विल जस्ट लाइक ए वेरी लॉन्ग वायर, सेम एज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसका भी ग्राफ कई बार पूछा गया है, अभी इसी साल आया था, ठीक है, इसी साल आया था। वो ग्राफ आपका ये आया था।
तो इसका ग्राफ आप सभी बच्चे बता सकते हैं क्या होगा, सेंटर एक्सिस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसके बाद जो है, उसके बाद ये क्या होगा, इनवर्सली डिक्रीज करेगा। तो इनवर्सली अपना डिक्रीज करेगा। दिस इज द ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। रेडियल डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है। तो मैक्सिमम कहां पर होगा, आर इक्वल टू कैपिटल आर पे बी मैक्स होगा, और उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। सरफेस पे मैक्सिमम होगा, उसके बाद इस तरीके से डिक्रीज करेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रो में भी जो हम लोग ने यूनिफॉर्मली चार्ज, है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, वैसे ही होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये इस तरीके से ग्राफ होगा, ठीक है। अब आते हैं कि क्वेश्चन में, जैसे जेई मेंस तो ये सब सीधे सीधे पूछता है, एडवांस क्या पूछेगा, एडवांस ये नहीं पूछेगा, एडवांस आपसे ये नहीं पूछेगा, क्योंकि ये तो आपको रटा होगा। एडवांस खुराफात करेगा, वही नॉन यूनिफॉर्म बनाएगा। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए conducting solid sphere having j equal to मान लो जे नॉट आर स्क्वायर, जे नॉट आर स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, जे इक्वल टू जे नॉट 1 - r/r, कुछ भी हो सकता है। तो एक मैं ये दे रहा हूं, एक तुम लोग करना। तो मैं मान लो पहला वाला कर दे रहा हूं, जे इक्वल टू जे नॉट आर स्क्वायर वेयर जे नॉट इज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो जो हमारी करंट डेंसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है। अभी तक आपने क्या देखा था कि करंट पर यूनिट एरिया जे कांस्टेंट था, करंट पर यूनिट एरिया जे कांस्टेंट था। तो मुझे एम्पिरियल लूप के एरिया के बराबर आई इंक्लोज चाहिए था, तो मैं डायरेक्ट जे को एम्पिरियल लूप के एरिया से मल्टीप्लाई कर देता था, तो मुझे आई इंक्लोज तुरंत मिल जाता था। बट ये बात सभी बच्चे गॉस लॉ में भी याद करिए कि जब मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि रो, अपना जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वो वेरी करने लगे, तो आपको गॉस लॉ में आपको क्यू इंक्लोज इंटीग्रेट करके निकालना पड़ता था। क्यू इंक्लोज याद करिए, आपको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ता था। ठीक उसी तरीके से यहां पर आई इंक्लोज आपको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। जैसे कि यही है अपना, इसकी जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो ये अपना एक्सिस है और करंट डेंसिटी इसमें वेरी कर रही है। करंट डेंसिटी का फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये जे है अपना, इधर जा रहा है और जे का फंक्शन दिया है। तो शायद सभी बच्चे समझ गए क्या करना है। अच्छा, सॉलिड स्फीयर लिख दिया है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग वेरी लॉन्ग सिलेंडर, ठीक है। तो ये पूरा आर है। तो अब यहां पर इनसाइड या आउटसाइड की बात करो तो आप एम्पिरियन लूप यही तो बनाए हो, यही बनाओगे। बट यहां पंगा यही है कि आप डायरेक्ट आई इंक्लोज नहीं लिख सकते। यहां पे ये जो स्मॉल आर रेडियस का आप जो ये बना रहे हो, है ना, एम्पिरियन लूप, इसमें आई आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। ये पहली बात क्लियर होनी चाहिए। क्या होगा फिर यहां पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इंटीग्रेट करके आई निकालना पड़ेगा। कैसे? आपको यहां पर एक छोटा सा रिंग कट करना होगा एक्स डिस्टेंस पे, एक्स रेडियस का और डीएक्स थिकनेस का। देखिएगा, ठीक है। तो आपको यहां पर एक्स रेडियस का, ये एक्स है और ये जो आपको मिल रहा है ये dx है, dx है। इसमें मानेंगे कि आपका जो करंट इंक्लोज है वो di है, ठीक है। तो आपको फायदा क्या होगा कि जो करंट डेंसिटी x पर होगी वही करंट डेंसिटी x प्लस dx पे होगी, है ना। तो जैसे मैं पहला वाला उठाऊं तो पहले वाले के लिए कि जो करंट डेंसिटी x पर है वही dx पे होगी, x प्लस dx पे होगी, ठीक है। तो जो करंट डेंसिटी x पर है वही x प्लस dx पे होगी। तो करंट डेंसिटी एट x क्या बोलोगे, जे नॉट, आर की जगह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो केवल dx के लिए, केवल dx के लिए हम मान सकते हैं कि हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है वो कांस्टेंट है, केवल dx थिकनेस के लिए। और इस dx थिकनेस में di इंक्लोज है, ठीक है। तो I इंक्लोज इन dx थिकनेस। तो आप मुझे बताइए di क्या लिखेंगे। इट इज इक्वल टू जे एट एक्स इंटू डी ए। डी ए क्या है, डी ए अपना डिफरेंशियल एरिया ऑफ रिंग। देखिए सब कुछ ये सब काम आ रहा है। तो डी ए लिखना सभी को आता है। क्या हो जाएगा, जे एट एक्स हमें पता है वो है जे नॉट एक्स स्क्वायर और डी ए हो जाएगा लेंथ ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट 2 पाई एक्स इंटू थिकनेस डी एक्स। फिर हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से आई इंक्लोज और इसको करेंगे 0 से आर। हमें आर तक का चाहिए था, है ना, ये पूरा आर है, ये पूरा आर है, हमें आर तक का चाहिए था, ये आर है अपना, यहां पे चाहिए था भाई। तो टोटल इंक्लोज करंट चाहिए था, तो निकाल लीजिए टोटल इंक्लोज करंट। आई इंक्लोज कितना आ रहा है, जे नॉट 2 पाई एक्स क्यूब डी एक्स 0 टू आर। तो ये हो जाएगा जे नॉट 2 पाई आर की पावर 4 अपॉन 4। तो ये आ जाएगा आई इंक्लोज जे नॉट पाई आर की पावर 4 अपॉन 4 2, जे नॉट पाई आर की पावर 4 अपॉन 2, ठीक है। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताइए। यहां तक क्लियर है, बस आगे क्या है फिर, इसका लाइन इंटीग्रल सभी को पता है 2 पाई आर होता है, तो उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं। तो लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल हम ये कब कर रहे हैं, आर लेस देन आर के लिए, इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज।
तो ये हो जाएगा b इंटू 2πr, और यहां हो जाएगा म्यू नॉट आई इंक्लोज अभी आपने इंटीग्रेट करके निकाला है, कितना है जे नॉट पाई आर की पावर 4/2, तो जे नॉट पाई आर की पावर 4/2। तो देख लो यहां से b क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा पाई से पाई कैंसिल करो, म्यू नॉट जे, आर से एक आर कैंसिल करो, आर क्यूब अपॉन में 4, म्यू नॉट जे आर क्यूब अपॉन में 4। चेक करिए भाई सभी लोग, यही आंसर है क्या, म्यू नॉट जे आर की पावर क्यूब बाई 4, बिल्कुल सही है, बहुत बच्चों ने कर लिया है। ठीक है, अब आर ग्रेटर देन आर की बात करते हैं आप, आउटसाइड की। तो अगर आप आउटसाइड की बात करते हैं तो आप बताइए, इस इंटीग्रेशन में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस लिमिट ही तो चेंज करना है मेरे भाई, इसमें लिमिट ही तो चेंज करना है। देखो जरा, इसमें जब आप यहां पर आओगे तो इसमें लिमिट चेंज करना है, एम्पिरियल लूप बाहर के लिए, तो पूरा टोटल आई इंक्लोज होगा। तो कोई बच्चा ये ना कर दे कि जे इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिख दे, जे इंटू पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर लिखेगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जे यूनिफॉर्म नहीं है। तो बाहर के लिए बस ये लिमिट चेंज होगी, जीरो से कैपिटल आर हो जाएगा, तो जीरो से कैपिटल आर हो जाएगा, तो मतलब यहां पे कैपिटल आर आएगा। तो फिर फाइनली हमारे पास आउटसाइड के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, म्यू इंक्लोज, सॉरी आई इंक्लोज, वो हो जाएगा म्यू नॉट जे पाई कैपिटल आर की पावर 4/2। ये सभी बच्चों को आई थिंक क्लियर होगा, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, बस हमने यहां लिमिट चेंज कर दी। ये केवल जीरो से स्मॉल आर था, अब जीरो से कैपिटल आर इंटीग्रेट मारेंगे तो ये अपने पास आएगा म्यू नॉट जे पाई, म्यू जे नॉट पाई आर की पावर 4/2। आर टू आर नहीं करेंगे भाई, एन्यूलर नहीं है, गलत करेंगे फिर, ये एन्यूलर नहीं है। आप आर टू कैपिटल आर क्यों करेंगे, ये तो तब करते हैं ना कि जब आपको ऐसा दिया होता, एन्यूलर नहीं है, ऐसा नहीं दिया है, केवल इसमें मटेरियल होता है, ये आर होता है, ये कैपिटल आर, तब आप आर टू आर करते, शायद समझ गए होंगे सब लोग, ये गलती मत करिएगा। पूरा है, पूरे वॉल्यूम में करंट है, पूरे वॉल्यूम में करंट है, तो पूरा निकालना पड़ेगा। अरे यार बता रहे हैं आपको, रिप्लाई कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन तो कर लें। अनाप शनाप अनर्गल चीजों के लिए कहाँ टाइम है, शीट कैसे करें, वो कैसे करें, क्या पढ़ें, ये सब लोग पूरी इसी तरीके से समय बिता देंगे। आई इंक्लोज इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है, अगर आप पेन कॉपी लेके चला रहे होते तो आपको कहाँ टाइम होता है सब कमेंट करने का। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, देखिए b इंटू 2πr, यही एडवांस में क्वेश्चन आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू 2π कैप। यहां पे क्या करेंगे, ये तो एम्पिरियल लूप का ही होगा, तो यहां यही होगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट जे पाई आर की पावर 4/2। तो पाई से पाई कैंसिल, पाई आर की पावर 4, पाई से पाई कैंसिल, और इधर अपना 4 हो जाएगा। तो बी आउटसाइड देखो क्या आ रहा है, म्यू नॉट जे आर की पावर 4 अपॉन 4 स्मॉल आर। चेक करो, तो ये आउटसाइड का हो जाएगा, ये आउटसाइड का एक्सप्रेशन हो जाएगा, दिख रहा है सभी बच्चों को। तो ये अपना आउटसाइड का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नॉन यूनिफॉर्म का भी कर सकते हैं। दूसरा वाला फंक्शन आप लोग ट्राई मारिएगा, दूसरा वाला फंक्शन आप लोग ट्राई मारिएगा, ठीक है। हाँ आप बताओ, आप क्या बोल रहे थे, आपका कहाँ गया कमेंट आपका कहाँ नीचे चला गया आंसर के वजह से। क्या कह रहे थे आप, एक बार कमेंट करिए, क्या पूछ रहे थे आप, कि सीट का क्या पूछ रहे थे, जल्दी बताइए। अच्छा, सॉल्यूशन देखकर सीट बनाना चाहिए या खुद से। अब यार ये बताओ, ये तुम क्या पूछ रहे हो भाई, तुम खुद बताओ कि ये बहुत नॉर्मल बात है कि पहले तुम खुद से अटेम्प्ट करोगे, बट ऑब्वियस है, ठीक है। खुद से अटेम्प्ट करोगे, एक बार करोगे, 2 बार करोगे, ट्राई करोगे कि खुद से हो। मान लो अगर कोई क्वेश्चन खुद से नहीं होता है तो हम सॉल्यूशन देखकर भी सीख सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन उसको डायरेक्ट सॉल्यूशन देख के कोई सीखता है तो वो हमेशा भूल जाता है। आपको हमेशा किसी भी अच्छे क्वेश्चन को 1 या 2 अटेम्प्ट लेना चाहिए। जैसे एक अटेम्प्ट आप अभी ले रहे हैं तो दूसरा अटेम्प्ट 1 दिन बाद लीजिए। जब आप पूरी तरीके से उसमें थक हार जाएं
तो सॉल्यूशन को देखिए। सॉल्यूशन जब आप देखेंगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा। लेकिन बिना ट्राई किए आपने देखा, ऊपर ऊपर पढ़ा, पूरा पढ़ा भी नहीं, डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लिए, ये ध्यान रखिए, लिख के ले लीजिए, वो कभी आपका नहीं हुआ, वो क्वेश्चन कभी आपका नहीं हुआ। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो डायरेक्ट आप उसको ये कर रहे हो, है ना, डायरेक्ट आप उसको जो है सॉल्यूशन देख रहे हो, वो आपका नहीं है, वो आपका कभी नहीं होगा। आप उस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको स्ट्रगल किए हैं, आप सोचे हैं कि कहां फंसे हैं, और फिर आप सॉल्यूशन देख रहे हो, तो निश्चित है कि आप उसको हमेशा याद रखेंगे, उस बात को कि हमने कहां गलती की थी। तो इस टाइप के देखो, एक चीज बताओ यार, अच्छा आप लोग एक चीज बताओ कि तुम लोग अभी 1 साल बाद जो है देश के नागरिक बनने जा रहे होगे, कुछ बच्चे बन चुके होंगे, है ना। 1 साल बाद जो है कुछ बच्चे जो है देश के नागरिक बनेंगे, 18 साल के हो जाएंगे, और उनको मदिरा पान भी अलाउ होगा सरकारी, और उनको जो है सब जगह सब कुछ अलाउ होगा। ठीक है, वो बेस्ट माने जाएंगे, तो सब कुछ कर सकते हैं, वो बेस्ट माने जाएंगे। कुछ हो चुके होंगे, कुछ होने वाले होंगे। और जब आप इस तरीके की बच्चों वाली जो पैम्परिंग वाली केजी नर्सरी वाली बातें में अभी फंसे रहोगे, तो क्या होगा आपका? कॉलेज में क्या होगा ये बताओ? कॉलेज में क्या प्रोफेसर से पूछने जाओगे? आईटी के प्रोफेसर जो है कुछ इतने सनक देवता होते हैं कि अभी जब अगर कोई जाएगा तो उनको रियलाइज होगा। क्या उनसे पूछोगे कि सर हम कब पढ़ाई करें, सर कब हम पावर सिस्टम या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मान लो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लोगे तो ये सब्जेक्ट्स होते हैं, पावर सिस्टम या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कब पढ़े सर? सर रात में पढ़े कि दिन में पढ़े, कब ये याद होगा हमको? ऐसा आप पूछोगे। सर मुझे टाइम टेबल बना के दो, सर प्लीज मुझे टाइम टेबल बना के दे दो, मैं ये सेमेस्टर में 9 पॉइंटर बनना चाहता हूं, सर मैं 10 पॉइंटर बनना चाहता हूं, मुझे इसके लिए कौन सा टाइम टेबल देंगे आप? जस्ट इमेजिन, आप बताओ, क्या आप ये सब कैसी आदतें डाल रहे हो आप लोग? बी ए मैन, ठीक है भाई, अब आप बी ए मैन, आप चाइल्ड नहीं हो। अब आपको अंदर से आवाज आना चाहिए बी ए मैन, समझ गए मेरे भाई? ठीक है, तो अब आप मैन बनने के कगार पे हो, तो इस तरीके की चीजें जो है शोभा नहीं देगी फिर आपको, और कॉलेज में फिर ऐसे ही तनहा तनहा घूमते रहोगे। ठीक है, और ऐसे लोगों का जो है ना सीनियर और मजा लेते हैं, ऐसे जो है चोमू लोगों का सीनियर और मजा लेते हैं, जो दिन भर किताब कॉपी लेके डोलते रहते हैं। तो अब आप अपने अंदर वो कैलिबर डेवलप करिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ सोच सकते हैं, है कि नहीं भाई? तो आज से यही नारा रहेगा सभी बच्चों का, बी ए मैन। चलो मिलते हैं फिर कल, मैन बन के आना कल।